कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होते, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारों। आज की कहानी भारत के 11 बेटे और 24 साल के उस युवा कप्तान की है जो अपने बैग में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े और फटा हुआ जूता पहनकर लेकिन दिल में थोड़ा सा आत्मसम्मान लेकर उन अंग्रेजों को उनकी ही धरती पर ललकारने के लिए निकले थे, जिन्होंने 200 साल तक अपने औपनिवेशिक शासन के दम पर अपने झंडे के नीचे भारत को गुलामी की जंजीरों में बांधकर लहूलुहान कर दिया था। यह कहानी बेइज्जती और अपमान की स्याही से लिखा एक ऐसा इतिहास है जिसे भारत कभी भूल नहीं सकता है। 1983 का विश्व कप था, जहां एक तरफ खड़ा था भारत, जिस भारत से किसी को भी कुछ भी उम्मीद नहीं थी, और दूसरी तरफ खड़ा था क्रिकेट का शाही घराना, क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड। 1983 का विश्व कप और इस विश्व कप का यह सेमीफाइनल मुकाबला भारतीय क्रिकेट का एक ऐसा अध्याय है जिसे भारत शायद ही कभी भूल पाएगा। यह सेमीफाइनल भारतीय क्रिकेट के इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जिसने भारतीय क्रिकेट को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस सेमीफाइनल मुकाबले के प्रारंभ होने से पहले ही अंग्रेज अपने आप को फाइनल का प्रबल दावेदार घोषित कर रहे थे। इस सेमीफाइनल मुकाबले से पहले ही इंग्लैंड के खेमे में जबरदस्त उत्साह था। अंग्रेज भारत को एक बेहद कमजोर टीम समझ रहे थे और अपनी घरेलू परिस्थितियों और मजबूत टीम संयोजन के कारण खुद को इस सेमीफाइनल का और इस विश्व कप का प्रबल दावेदार मान रहे थे। अंग्रेजों का घमंड इतना बढ़ चुका था कि वे इस सेमीफाइनल के नतीजे का इंतजार किए बिना ही फाइनल की टिकट खरीद रहे थे। शैंपेन की बोतलें पहले से ही मंगवाई जा चुकी थी, यह सोचकर कि सेमीफाइनल जीतने के तुरंत बाद उन्हें खोला जाएगा और जीत का जश्न मनाया जाएगा। लेकिन कुदरत का कहर और भारत का करिश्मा देखिए कि शैंपेन की बोतलें मंगवाई किसी और ने और उन बोतलों को खोला किसी और ने। फाइनल का टिकट खरीदा किसी और ने और फाइनल देखा किसी और ने। वो ताज पहनकर आए थे, हम मिट्टी माथे पर लगाकर उतरे थे, हम लड़े थे और क्या खूब लड़े थे कि अंग्रेजों के आंसू उनकी आंखों से निकल पड़े थे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी विद सोनू का स्पेशल एपिसोड अग्निपथ। 1983 का विश्व कप और इस विश्व कप में अपने ग्रुप स्टेज के कुल 6 मैचों में से 4 मैच जीतकर भारत सेमीफाइनल के दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। वह सेमीफाइनल जिसमें भारत के पहुंचने की उम्मीद किसी को नहीं थी, न ही ब्रिटिश मीडिया को, न ही इंग्लैंड के सट्टा बाजार को, और न ही क्रिकेट के विशेषज्ञों को, और न ही खुद भारतीय क्रिकेट बोर्ड को। 22 जून 1983 को मैनचेस्टर के इस मैदान पर यह सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना था और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने 20 जून को ही, यानी इस सेमीफाइनल मैच से 2 दिन पहले ही, टीम इंडिया की वतन वापसी का टिकट बुक कर दिया था। इस सेमीफाइनल मैच से 2 दिन पहले ही अपने ही क्रिकेट बोर्ड द्वारा टीम इंडिया की वापसी का टिकट खुद बता रहा था कि खुद भारतीय क्रिकेट बोर्ड का भरोसा भी अपनी टीम के ऊपर ना के बराबर था। बीसीसीआई, जिसे आज दुनिया का सबसे ताकतवर बोर्ड कहा जाता है, उस वक्त एक गुमनाम, कमजोर और लगभग एक कंगाल सी संस्था थी। ये वो दौर था जब भारतीय टीम में ना कोई स्टार था, ना कोई स्पॉन्सर था, ना कोई भरोसा था और ना ही कोई भविष्य था। ये वो दौर था जब भारतीय क्रिकेट टीम के पास ना कोई तैयारी थी, ना कोई योजना थी और ना ही वो सुविधाएं थी जिन्हें आज बेसिक राइट्स समझा जाता है। अपनी गरीबी, लाचारी और बेबसी से जूझती यह टीम जब 1983 का यह विश्व कप खेलने के लिए इंग्लैंड की धरती पर पहुंची थी, तो ब्रिटिश मीडिया ने भारत को सिर्फ हल्के में नहीं लिया था, बल्कि हवा में उड़ा दिया था। ब्रिटिश मीडिया में भारतीय टीम पर तंज करते हुए लिखा गया, यह टीम विश्व कप खेलने नहीं बल्कि इंग्लैंड की सैर करने आई है। एक और हेडलाइंस थी, उप महाद्वीप से आया छुट्टी मनाने वाला दस्ता इंग्लैंड पहुंचा। ये खिलाड़ी कप जीतने नहीं, बस गिनती पूरी करने आए हैं। इस विश्व कप में भारत के जीतने की उम्मीद बस उतनी ही है जितनी उम्मीद रेगिस्तान में बारिश के होने की होती है।
प्रेसिडेंट क्रिकेट मंथली के संपादक डेविड फ्रीथ ने तो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले अपने लेख में यहाँ तक लिख दिया था कि अगर भारत यह मैच जीतता है तो वह अपने लिखे हुए शब्दों को वापस खा लेंगे। इंग्लैंड के सट्टा बाजार ने भी अपने भाव से भारत की जीत को उतना ही नामुमकिन बताया था जितना नामुमकिन बर्फ में आग लगाना होता है। ब्रिटिश सट्टा कंपनी लैडब्रोक्स, जो उस समय खेलों पर सट्टा लगाने के लिए जानी जाती थी, जो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉर्स रेसिंग जैसी प्रतियोगिताओं पर भाव लगाने के लिए मशहूर हुआ करती थी, उसने भारत के लिए 66-1 का ऑड्स लगाया था, जिसका मतलब था कि भारत की जीत की संभावना बिल्कुल ना के बराबर थी। अगर इसे स्पष्ट शब्दों में समझा जाए तो भारत की जीत पर अगर कोई 1 रुपया लगाता तो उसे भारत की जीत के बाद 66 रुपए वापस मिलते। परिस्थितियां साफ साफ बता रही थी कि कप तो बहुत दूर था, उसकी चमक, उसकी ऊंचाई और उस तक पहुंचने की उम्मीद भी भारत के लिए बहुत धुंधली थी। इस विश्व कप से पहले हुए 2 विश्व कप में टीम इंडिया सिर्फ 1 मैच जीत सकी थी, वो भी ईस्ट अफ्रीका जैसी दुनिया की सबसे कमजोर टीम के खिलाफ। इतनी कमजोर टीम जो इस विश्व कप में अपना अस्तित्व भी बरकरार नहीं रख पाई थी। कागज पर टीम इंडिया कोई टीम नहीं बल्कि एक भ्रम थी, ना अनुभव, ना आंकड़े और ना ही कोई सम्मान। और भारत की बेइज्जती का सबसे बड़ा चैप्टर तो यह था कि लॉर्ड्स के मैदान पर, जिसे अंग्रेज क्रिकेट का स्वर्ग कहते हैं, भारतीय खिलाड़ियों को प्रवेश करने की अनुमति तक नहीं दी गई थी। उस वक्त क्रिकेट की धरती पर दुनिया का हर खिलाड़ी लॉर्ड्स को घूमना चाहता था, लॉर्ड्स को देखना चाहता था, लॉर्ड्स को महसूस करना चाहता था, लेकिन टीम इंडिया को जो पास मिला था उस पास से सभी स्टेडियम में जाने की इजाजत तो थी, लेकिन इन अंग्रेजों द्वारा लॉर्ड्स के मैदान में भारत को जाने की आजादी नहीं दी गई थी। अंग्रेज लॉर्ड्स के मैदान को क्रिकेट का मक्का मानते हैं और क्रिकेट के इस मक्का में भारत के प्रवेश को रोक दिया गया था। और टीम इंडिया को मिले इस पास को लेकर टीम इंडिया के मैनेजर पीआर मान सिंह जब क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंग्लैंड के दफ्तर गए तो वहां पर उनसे कहा गया कि तुम्हारा कोई मैच लॉर्ड्स में नहीं है, इसलिए तुम्हें लॉर्ड्स में प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई है। This pass says entry to all stadium except Lords. But India doesn't have any game at Lords. अंग्रेजों की इस मानसिकता पर सवाल उठाते हुए मान सिंह ने कहा, लेकिन इस विश्व कप का फाइनल तो लॉर्ड्स में ही है ना। अरे बाबा, but the finals are at the Lords, no? मान सिंह की इस बात पर क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंग्लैंड के दफ्तर में बैठे सभी कर्मचारी ठहाका मारकर हंसने लगे और उन्होंने भारतीय टीम के मैनेजर पीआर मान सिंह का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर भारत फाइनल में पहुंचेगा तो हम लॉर्ड्स का पास इश्यू कर देंगे। So, Mr. Mansingh, if and when India reaches the final, we shall happily issue you the pass. भारत का यह उपहास और अंग्रेजों की यह दलील सुनकर मान सिंह की आंखें भर आई थी। क्रिकेट की दुनिया में भारतीय टीम और भारत के इस अपमान को देखने और सुनने के बाद रूंधे गले और भरी आंखों के साथ मान सिंह जब क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंग्लैंड के दफ्तर से वापस लौटे तो उन्होंने भारतीय कप्तान कपिल देव से कहा कि 35 साल पहले हम लोगों ने आजादी तो जीती, मगर इज्जत जीतना अभी बाकी है कप्तान। कि 35 साल पहले हम लोग आजादी जीते, मगर इज्जत जीतना अभी बाकी है कप्तान। और मैनेजर मान सिंह की इन बातों से कप्तान कपिल देव की आंखें भी आंसुओं से भर उठी थी। और कुदरत की कहानी देखिए कि इसी सेमीफाइनल मैच के जीत की चाबी से फाइनल का दरवाजा खुलना था, जो फाइनल लॉर्ड्स के इस ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाना था, जिस मैदान पर अब तक भारत को प्रवेश करने की इजाजत तक नहीं दी गई थी। और इस सेमीफाइनल मुकाबले में भी भारत के सामने वही खड़े थे जिन्होंने लॉर्ड्स का पास तक भारत को देने से मना कर दिया था। लिहाजा भारत के पास अब सिर्फ एक ही विकल्प मौजूद था कि भारत इस सेमीफाइनल मैच में अंग्रेजों को उनकी ही धरती पर पराजित करे और इन अंग्रेजों को फाइनल से बाहर करके लॉर्ड्स के पास के साथ साथ इन अंग्रेजों से फाइनल का टिकट भी छीन ले। परिस्थितियां बता रही थी कि भारत के लिए यह कोई साधारण मैच नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान की वह लड़ाई थी जहां अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन और उनके झंडे तले 200 सालों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ भारत आज उन्हीं की जमीन पर उनको ललकारने आया था। 1947 में हमने इन अंग्रेजों के झंडे को अपने लाल किले से उतारा था और आज 1983 में भारत के इन 11 बेटों के पास मौका था अंग्रेजों को अंग्रेजों की धरती पर पराजित करके उनका सर झुकाकर अपना तिरंगा लहराने का।
खैर 22 जून 1983 को ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के इस मैदान में यह ऐतिहासिक मैच खेला जाना था। अपने ग्रुप के 6 मैचों में 4 मैच जीतकर भारत इस सेमीफाइनल तक पहुंचा था, लेकिन ब्रिटिश मीडिया भारत की बेइज्जती करने से बाज नहीं आ रही थी। ब्रिटिश अखबारों की हेडलाइंस थी, इंडिया दे डोंट स्टैंड ए चांस। अंग्रेजों को पूरा यकीन था कि वे सेमीफाइनल में भारत को आसानी से पराजित करके लॉर्ड्स के मैदान पर फाइनल खेलेंगे। पूरे इंग्लैंड में जश्न की तैयारियां थी और ब्रिटिश नागरिकों के चेहरे पर फाइनल खेलने की चमक। सेमीफाइनल से पहले ही अंग्रेज फाइनल का टिकट कटवा रहे थे। ब्रिटिश मीडिया वेस्टइंडीज और इंग्लैंड को लेकर फाइनल की स्क्रिप्ट लिख रहा था। अंग्रेज तो जैसे इस मैच को मैच समझ ही नहीं रहे थे। वे भारत को सिर्फ एक स्टॉपेज स्टेशन की तरह समझ रहे थे, लेकिन अंग्रेज यह भूल चुके थे कि स्टॉपेज स्टेशन वाले ही कई बार पूरी दिशा बदल देते हैं। शैंपेन की बोतलें मंगवा ली गई थी। जश्न की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। सेमीफाइनल से 24 घंटे पहले ही वेस्टइंडीज और इंग्लैंड को लेकर फाइनल का मेन्यू टाइप हो चुका था, लेकिन उन अंग्रेजों को भला कौन समझाए कि इतिहास जब करवट बदलता है तो सबसे पहले अभिमान की गर्दन को तोड़ता है। खैर 22 जून 1983 को ओल्ड ट्रैफर्ड के इस मैदान पर यह मैच प्रारंभ हुआ। ओल्ड ट्रैफर्ड का यह स्टेडियम अंग्रेजों से खचाखच भरा हुआ था और कुछ कोनों में तिरंगा बड़ी मासूमियत के साथ लहराता हुआ दिखाई दे रहा था। अंग्रेजों ने टॉस जीता और बिना एक पल सोचे कह दिया कि बल्लेबाजी करेंगे। अंग्रेजों का इरादा था कि पहले भारतीय गेंदबाजी पर प्रहार करो और फिर अपनी तेज गेंदबाजी के दम पर भारतीय बल्लेबाजी को ध्वस्त कर दो। भारतीय खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि सामने थी वो टीम जो अपने घर में अपनी कंडीशन में बेहद खतरनाक मानी जाती थी। इस टीम में जहां डेविड गवर, ग्रिम फाउलर और एलन लैम जैसे विश्व स्तरीय बल्लेबाज थे, वहीं बॉब विलीज और इयान बाथम जैसे घातक गेंदबाज थे और विक मार्क्स जैसे ऑलराउंडर इस टीम को बेहद खतरनाक बना देते थे। खैर ग्रिम फाउलर और क्रिस टवेरी की जोड़ी ने इंग्लैंड की पारी का प्रारंभ किया और इस ओवरकास्ट कंडीशन में भी अपनी टीम को एक ठोस शुरुआत दे दी। 15 ओवर की समाप्ति तक इन दोनों बल्लेबाजों ने बिना कोई विकेट खोए अपनी टीम के लिए 60 रन इकट्ठा किए। भारत के दोनों तेज गेंदबाज, खुद कप्तान कपिल देव और बलविंदर सिंह संधू की गेंदें इंग्लैंड के इन दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों पर बेअसर साबित हो रही थी। सिर्फ 15 ओवर का खेल अभी खत्म हुआ था और कमेंट्री बॉक्स में खुसुर पुसुर शुरू हो चुकी थी, इंडिया विल चोक अंडर प्रेशर। लेकिन मैदान में खेल रही भारतीय टीम आज इन अंग्रेजों की गलतफहमियों को मिटाने का इरादा लेकर मैदान में उतरी थी। कप्तान कपिल देव ने अगले ओवर के लिए गेंद रोजर बिन्नी के हाथों में दी और रोजर बिन्नी ने अंग्रेजों की इस कहानी में पहला विराम डाला। रोजर बिन्नी ने 32 रन बनाकर खेल रहे क्रिस टवेरे को सैयद किरमानी के हाथों कैच करवाकर अंग्रेजों को पहला झटका दे दिया और कुछ ही देर बाद रोजर बिन्नी ने ग्रिम फाउलर की भी गिल्लियां बिखेर कर अंग्रेजों के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों को पवेलियन में बैठा दिया। लेकिन तब तक सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर अंग्रेज 84 रन बनाकर भारत की पराजय का ख्वाब पालकर मुस्कुरा रहे थे। क्रिस टवेरे और ग्रिम फाउलर का विकेट गिरने के बाद अब मैदान में खड़े थे स्टाइलिश, एलिगेंट और भारतीय गेंदबाजों को खुले मैदान में नचाने की काबिलियत रखने वाले डेविड गवर और अंग्रेजों की बल्लेबाजी के मध्य क्रम के स्तंभ एलन लैम्ब। और इन दोनों बल्लेबाजों ने सेमीफाइनल के महत्व को समझते हुए सधी हुई बल्लेबाजी की और अपनी टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा दिया। भारत के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। ओवरकास्ट कंडीशन में भी विकेट का न मिलना भारत को अब सोचने पर मजबूर कर रहा था और इन बेहद विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए भारतीय कप्तान कपिल देव ने गेंद भारतीय टीम के ब्रह्मास्त्र मोहिंदर अमरनाथ के हाथों में सौंप दी और यहीं से शुरू हुआ वह स्पेल जिसने अंग्रेजों के ख्वाब टिकट टू लॉर्ड्स को रद्द कर दिया। मोहिंदर अमरनाथ, उनके पास स्पीड तो नहीं थी, लेकिन वह सटीकता और नियंत्रण था जो बड़े से बड़े बल्लेबाज को ध्वस्त कर देता था। मोहिंदर अमरनाथ सिर्फ गेंद नहीं डालते थे, बल्कि विरोधियों की सांसों को कम कर देते थे। मोहिंदर अमरनाथ ने सबसे पहले डेविड गवर को किरमानी के हाथों कैच करवाया, फिर अपनी ऑफ कटर से माइक गेटिंग का स्टंप उखाड़कर अंग्रेजों के बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ दी। There's the leg cutter, and Gatting never looking comfortable. Crowd are going absolutely mad, the Indian camp over on the far side.
अंग्रेजों के इन दोनों विध्वंसक बल्लेबाजों को मोहिंदर अमरनाथ ने जिस तरह से अपना शिकार बनाया था, उससे अंग्रेजों के खेमे में सन्नाटा छा गया था। बाकी बची खुची अंग्रेजों की उम्मीदों को कीर्ति आजाद और खुद कप्तान कपिल देव ने 3 विकेट लेकर समाप्त कर दिया। जो अंग्रेज सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर 140 रन बना चुके थे, वे अंग्रेज भारत के इस प्रचंड प्रहार के सामने कुछ इस कदर धराशायी हुए कि 213 रन के टोटल स्कोर पर ऑल आउट हो गए। Perfectly timed. The last ball of the day. Bob Willis's leg stump goes over for a score of 213. 214 रनों का यह लक्ष्य भारत के लिए आसान तो नहीं था, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन और अंग्रेजों के पास बॉब विलिस और यान बाथम जैसे तेज गेंदबाज, ऊपर से विश्व कप सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच का दबाव। अपने घर में, अपनी भीड़ में, अपने मौसम में अंग्रेज इस लक्ष्य को सुरक्षित मानकर भारत के लिए चक्रव्यूह की संरचना तैयार कर रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय कप्तान ड्रेसिंग रूम में अपने बल्लेबाजों को इस चक्रव्यूह को तोड़ने का संविधान समझा रहा था। खैर, अनुभवी सुनील गावस्कर और विस्फोटक कृष्णमाचारी श्रीकांत ने भारतीय पारी का प्रारंभ किया, लेकिन शुरुआत में ही बॉब विलिस और ग्राहम डिले गेंद को हवा में नचाने लगे और इन दोनों गेंदबाजों के सामने न सुनील गावस्कर का अनुभव काम आ रहा था और न ही श्रीकांत की आक्रामकता। लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों बल्लेबाजों ने सेमीफाइनल की अहमियत को समझते हुए भारत को एक ठोस शुरुआत देने की पूरी कोशिश की। लेकिन इंग्लिश गेंदबाजों ने 25 रन के निजी स्कोर पर सुनील गावस्कर और 19 रन के निजी स्कोर पर के श्रीकांत को आउट करके भारत के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों को 50 रन के भीतर पवेलियन वापस भेज दिया। एक के बाद एक दोनों ओपनर पवेलियन वापस। भारत के इन दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों के जाने के बाद मैदान में खड़े थे यशपाल शर्मा, जो इस विश्व कप में भारतीय बल्लेबाजी की सबसे मजबूत कड़ी थे, और दूसरे छोर पर खड़े थे भारतीय टीम के ब्रह्मास्त्र मोहिंदर अमरनाथ, जिन्होंने इस विश्व कप में अपने गेंद और पल्ले दोनों से भारतीय टीम की लाज बचा रखी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत के लिए एक एक रन ऐसे जोड़े जैसे कोई मजदूर एक बड़े महल की दीवार पर ईंटें रख रहा हो। इन दोनों बल्लेबाजों ने हर शॉट को वक्त देकर एक एक रन अपने वतन के लिए इकट्ठा करना प्रारंभ किया। स्ट्राइक रोटेट होती रही और इंग्लिश गेंदबाज थकते रहे। यह दोनों बल्लेबाज अपने देश के लिए अंग्रेजों की उन तेज और स्विंग होती गेंदों के सामने उस चट्टान की तरह खड़े थे जिस पर अंग्रेज अपनी पूरी ताकत लगाकर वार तो करते, लेकिन खुद ही चोट खाकर वापस चले जाते। दोनों बल्लेबाजों के बीच तीसरे विकेट के लिए कुल 92 रनों की साझेदारी हुई और 142 रन के टोटल स्कोर पर जब मोहिंदर अमरनाथ आउट हुए, तब तक उन्होंने 46 रन बनाकर भारत को बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। भारत 3 विकेट के नुकसान पर 142 रन बना चुका था। अब टीम इंडिया को जीत के लिए 72 रनों की जरूरत थी और मोहिंदर अमरनाथ के जाने के बाद यशपाल शर्मा का साथ देने के लिए संदीप पाटिल मैदान में आ चुके थे और इस सेमीफाइनल मुकाबले में संदीप पाटिल की एंट्री किसी फिल्मी हीरो जैसी हुई। संदीप पाटिल ने आते ही अंग्रेजों के सभी गेंदबाजों को मारना प्रारंभ किया और जिस मैदान पर दर्शक अभी तक खामोश बैठे थे, वह मैदान अचानक शोर से गूंज उठा। संदीप पाटिल ने उस दिन सिर्फ 32 गेंदों में 51 रनों की एक ऐसी विध्वंसक पारी खेली थी जिसे देखकर अंग्रेज कांप उठे थे। संदीप पाटिल की इस 51 रनों की पारी में 8 चौके शामिल थे और हर चौका उन अंग्रेजों के मुंह पर तमाचा था जो मैदान में शैंपेन की बोतलें लेकर बैठे हुए थे। यशपाल शर्मा ने भी इस सेमीफाइनल मैच में 61 रनों की एक ऐतिहासिक पारी खेलकर अंग्रेजों के सपने को इसी मैनचेस्टर के ग्राउंड में दफन कर दिया और अंततः भारत ने 32 गेंदें शेष रहते ही अंग्रेजों को 6 विकेट से पराजित कर दिया। और भारत ने जैसे ही अंग्रेजों को पराजित किया, दर्शक तिरंगे के साथ मैदान में दौड़ पड़े। He can hit it anywhere. That's it. 4 runs off the edge. India are through to the final. What a great day for Indian cricket. और भारत की इस जीत ने अंग्रेजों के फाइनल खेलने के सपने को चकनाचूर कर दिया। अंग्रेजों का उत्साह, उनका घमंड, सब कुछ भारत के पराक्रम के सामने टूट चुका था। अंग्रेज अब अपने फाइनल के टिकट को फाड़ रहे थे। एक टीम जिसे सट्टा बाजार ने कमजोर कहा, ब्रिटिश मीडिया ने मजाक पे मजाक उड़ाया, अंग्रेजों ने जिसे सिर्फ एक स्टॉपेज स्टेशन मानकर उसका तिरस्कार किया, जिस टीम को अपने ही देश में जाओ लंदन की सैर करके वापस आ जाना कहकर विदा किया गया, जिस टीम की वापसी का टिकट अपने
पहले ही बोर्ड द्वारा इस सेमीफाइनल मैच से 2 दिन पहले ही बुक कर दिया गया था और जिस टीम के लिए अंग्रेजों ने लॉर्ड्स का पास तक इश्यू नहीं किया था, वह टीम अब लॉर्ड्स के लिए फाइनल का टिकट कटवा चुकी थी। इस सेमीफाइनल मैच में भारत ने अंग्रेजों को पराजित करके सबसे पहले उनको लॉर्ड्स से फाइनल खेलने से बाहर किया, फिर उन अंग्रेजों से लॉर्ड्स का पास लिया और फिर 2 दिन बाद यानी 25 जून 1983 को लॉर्ड्स के इस ऐतिहासिक मैदान पर 2 बार की विश्व विजेता वेस्टइंडीज को पराजित करके भारत का झंडा गाड़ दिया।